ओके, गुड मॉर्निंग। हमने जो पिछले क्लास में देखा था उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड बाकी कुछ न्यू चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने सिर्फ बात कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है? हमने बोला था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई है एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई है। लेकिन हमने ऐसे कुछ समझा, सिर्फ हमने बात करी थी और हमने देखा नहीं था कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बता दी थी, तो वो प्रॉपर्टीज़ आई कैसे थी, ठीक है? तो हम ना आज वो सब डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि एक कैथोड रे ट्यूब थी, ठीक है? उसके यहाँ-यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इलेक्ट्रोड का सिंपली मतलब है कि मेटल की कोई चीज़ें थी। मेटल की चीज़ें यहाँ एक बैटरी के साथ कनेक्टेड थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो बैटरी का साइन ऐसा होता है, एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, ठीक है? फिर क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हुई, तो इसके यहाँ पीछे हमने एक शीट लगाई हुई थी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और इस शीट पे बजे और ये ग्लो करने लग गई। तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, ठीक है? ऐसे ही एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब थी, ठीक है? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो उसके मॉडिफिकेशन से फिर हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर ली। अब इसमें हुआ क्या था, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन डिस्कवरी में निकला क्या, वो हमारे काम का है, ठीक है? तो लेट्स सी। एक टर्म निकली थी। इस टर्म में चार्ज टू मास रेशो कहते हैं इसे। चार्ज टू मास रेशो का सिंपली मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज हमेशा कूलम्ब में होता है, ठीक है? चार्ज हमेशा कूलम्ब में होता है। तो चार्ज बाय मास की रेशो निकाली है, ठीक है? ये नंबर है, ये हमें याद नहीं करना है। ये बस तुम्हें बता रहा हूँ कि आया कैसे। तो इसने क्या किया ना, एक कैथोड रे ट्यूब ली, यहाँ देखो। ये कैथोड रे ट्यूब ली इसने, ठीक है? एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है? ये देखो, ये बैटरी है। बैटरी एक मेटल से कनेक्टेड है और बैटरी दूसरे मेटल से कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुए और इसके बीच में ना इसने थोड़ा सा छेद कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाए। तो ना, हमने जो कॉन्सेप्ट की बात करी थी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे चलते हैं, है ना? तो हमने एक डायग्राम ऐसी देखी भी थी कि डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी ही बुक में डायग्राम है। वेट, अच्छा ये रहा। तो हमने ये वाली डायग्राम देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री में चलते हैं, ठीक है? तो उनके जो प्लेन्स होते हैं, जैसे ये वाला प्लेन है जेड एक्स, जेड एक्स जो प्लेन है, जेड एक्स प्लेन में जो ये वेव है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो ये लिखा है, ठीक है? और दूसरा वाला वेव जो है वो वाई एक्स प्लेन में है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बोला है। तो ये जब भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये दोनों 90 डिग्री, जो इनके जिस प्लेन में ये मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है? और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्स प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये 90 डिग्री पे चलते हैं, ठीक है? अभी यहाँ से सिर्फ इतनी नॉलेज मिली। तो इसने क्या किया ना कि एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? पहले तो कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव नहीं लगाई, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, सीधा जाके बी पे बजे, ठीक है? अब इसने क्या किया कि ये वाला तुम देख रहे हो, ये वाली डंडी और ये वाली डंडी, तो ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इसकी तरफ से, मतलब कि यहाँ से तार कनेक्ट कर दी और एक यहाँ से तार कनेक्ट कर दी, ठीक है? तो यहाँ से करंट पास कर दी। तो जब इसने लगाया तो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो सीधा निकले और जाके यहाँ बजे, ठीक है? फिर इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी। ये मैग्नेट दिख रहा है तुम्हें, नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट ऑन कर दिया। इलेक्ट्रिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है? यहाँ से पास हुए, मैग्नेट लगा हुआ था तो सी पे जाके बजे। तो हमें इससे ये तो पता चल गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तब कुछ कहीं और जाके इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड हुई तो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कुछ और आया, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट था। अब हमने इससे सीखा क्या? हमने इससे ये सीखा
पहले तो पता चल गया कि कैथोड रे ट्यूब ली थी, जे थॉमसन ने बनाई थी, ये रटना नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसने लगाई, ठीक है। तो इसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी जो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज है उसका सपोज चार्ज 1 है, ठीक है, या अगर कोई चीज है उसका चार्ज 2 है, ठीक है, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जिस चीज का ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा उससे इफेक्ट होगी। मतलब कि सपोज एक कोई चीज है उस पर एक चार्ज है, +1 चार्ज है, ठीक है, और दूसरी चीज है उस पर +2 चार्ज है, तो हमने उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भेजा तो ये वाला ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ओके। सेकेंड चीज हमने एक चीज सिर्फ ये सीखी, सेकेंड चीज हमने सीखी अगर ज्यादा वोल्टेज लेंगे या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग लेंगे तब ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो हमने इससे सीखा गया कि कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि पहली तो चीज कि भाई हमारे पार्टिकल का चार्ज कितना है, ठीक है, और हमारा दूसरा चीज डिपेंड करता है कि उसकी फील्ड कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, कौन सी फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कितनी है। तो हमने इससे ये देख लिया, ये रटने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ रटना क्या है। फिर इससे ना चार्ज कैलकुलेट हो गया भाई, ये रटने की जरूरत है, तभी इतना बड़ा बड़ा लिखा है। ये अपनी कॉपीज में लिख लेना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो कूलम होते हैं, कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा वेट नापना होता है तो केजी में नापते हो, ठीक है, पानी की वॉल्यूम नापनी होती है लीटर में नापते हो, वैसे ही अगर हमें चार्ज नापना है कि किसी चीज पे चार्ज कितना है उसको कूलम में नापते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हमने E/m रेशो निकाल रखी थी पहले, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, और हमने ये किसी तरह E भी निकाल लिया, तो क्या हम m निकाल सकते हैं? तो वहां ये देख लो, E/m डिवाइडेड बाई ये करके इसने m मास निकाल लिया चार्ज का, ठीक है। मास रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ज रटना है। ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोल तो दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इनको उसने फाइंड किया, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चलो हमें ये भी पता चल गया था कि मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब से फाइंड किए थे, ठीक है। और उसमें फिर लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा सेम रहेगा, और चार्ज वैसे तो -1 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम होता है चार्ज, हमेशा ये रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेगा जो हमने पीछे निकाला है। लेकिन प्रोटॉन में ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन में क्या होता है कि जो भी तुमने गैस ली है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी लिए, तो प्रोटॉन का ना जो वेट होगा, मास होगा, वो हर गैस पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन वाला जो प्रोटॉन होगा उसका डिफरेंट होगा, हीलियम का प्रोटॉन होगा उसका डिफरेंट होगा, नियॉन का उसका डिफरेंट होगा, आर्गन का डिफरेंट होगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, बेशक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, हीलियम में है, नियॉन में है, आर्गन में है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे सेम रहेगा। लेकिन प्रोटॉन में चार्ज सेम हो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन में कभी डिफरेंस हो सकता है, और चार्ज मोर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ सिर्फ ये देखा, अभी रिवाइज किया बस, कि प्रोटॉन का जो वेट है और जो प्रोटॉन का चार्ज है दैट डिपेंड्स ऑन कि वो किस एलिमेंट का है, ठीक है। सेकेंड चीज, फिर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम शीट पे, एक बेरिलियम शीट ली, ठीक है, उस पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए, तो उससे कुछ एक्सपेरिमेंट से रीडिंग आई, तो उसमें पता चला भाई कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जिसका मास डिफरेंट है, तो हमने बोल दिया ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है और उसका नाम न्यूट्रॉन्स रख दिया, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि हमारे पास तीन चीज आ चुकी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हमने अभी तक रदरफोर्ड ने यह भी कह दिया था कि ऐसा है कि एक बीच में एलिमेंट होगा, उसमें ही सारा वेट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ना इसके आसपास ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बोल दिया था।
अब ये जो बीच वाला पार्ट है हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो बाहर है यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये भी रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें ना, धीरे धीरे तुम देखते रहोगे तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, खुद सबको हो जाता है। अच्छा, अगली चीज, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तुम पहले एक ये पीरियोडिक टेबल देखो। क्या तुम्हें पीरियोडिक टेबल में, ये सपोज ये निकल है, ठीक है। ये निकल है जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये निकल है, निकल का यहाँ 28 जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो 28 है ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये जो 58.693 है ये इसका एटॉमिक मास है, ओके। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर ना सिंपली तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन, जैसे तुम ये देखो, एक मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं। तो सपोज हमारे पास हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का ये देखो राइट मोस्ट कॉर्नर पे ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4.0026 है, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हम ऐसे लिख लेते हैं 2 है और एटॉमिक मास 4 है। तो इसका ये मतलब है कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो ये 4 मास है ना, इस ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन थे जो कि हमें एटॉमिक नंबर से पता चल गया, और अगर 4 का नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो हमें क्या इससे ये दिख सकता है कि 2 तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन n मान लेते हैं तो इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो इसके मतलब कि हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है इसमें भी, ठीक है। तो इससे हम वापस एक और चीज देख लेते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज हमें हीलियम का नहीं लेना, हमें किसी और का लेना है, कोई भी उठा लेते हैं। सपोज कार्बन, ठीक है। ये कार्बन है, ओके। तो कार्बन का तुम देख सकते हो यहाँ इसने एटॉमिक नंबर लिखा है 6 और एटॉमिक मास लिखा है 12, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अगर कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, तो जो 6 होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जो 12 होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर हमारे पास 6 प्रोटॉन है, दैट मीन्स हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रोटॉन जितने होंगे, प्रोटॉन का हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और हमें ये भी एक चीज पता है कि जो भी एटम होगा, सपोज हाइड्रोजन का, कार्बन का, हीलियम का, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। मतलब हमने कभी बात नहीं करी ऐसे कि हाइड्रोजन प्लस, कार्बन प्लस, हीलियम प्लस, हमने कभी ऐसे बात ही नहीं करी। तो अगर प्रोटॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले, अगर 6 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होने जरूरी हैं, सो दैट कि टोटल सम जो है प्लस और माइनस का वो जीरो आ जाए, तो हमारा एटम न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। अभी तुम्हारा एक काम है, तुम अभी वीडियो स्टॉप करो और तुम ये अपने पीरियोडिक टेबल देखो। बोरॉन कार्बन, ये जो पहली लाइन है, बोरॉन कार्बन न्यूट्रो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इन सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के बताओ मुझे, ठीक है। अगली क्लास में कॉपी चेक होगी तो ये 6 के 6 तुम्हारे कॉपी में लिखे होने चाहिए, ठीक है। ये अपना वो खोल लेना, उसमें तुम्हें दिख जाएगा।
अच्छा, एक और चीज देखते हैं। इतना तो समझ आ गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने कहाँ कहाँ से पता चलते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर मास नंबर का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अगर हमें अपने एटम को न्यूट्रल रखना है, दैट मीन जीरो चार्ज रखना है, तो हमें न्यूट्रलिटी के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डालने पड़ते हैं। ठीक है, और जो आपका बोल रहे थे कि भाई न्यूक्लियस बहुत हैवी हो गया। ठीक है, हमने पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट एक देखा था कि यहाँ से लाइट मार रहा था। ठीक है, रदरफोर्ड वाले में ही कुछ लाइट यहाँ स्कैटर हो रही थी और कुछ लाइट पीछे आ रही थी। तो हमने इससे पता चल गया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। तो इस न्यूक्लियर का भार प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन की वजह से आता है। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। तो जो न्यूक्लियस का कंबाइंड मास है, वो कंबाइंड मास कैसे होता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ना एक चीज आती है आइसोटोप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है ना कि एटॉमिक नंबर जो किसी भी एटम का होता है वो सेम होता है और उसके एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जैसे तुम्हें अभी तक हाइड्रोजन सुना था, ठीक है, H2O सुना है ना तुमने, तो इससे मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, प्रोटियम बोलते हैं H1 वाले को, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटियम तो ऐसे लिखा है, वैसे हम इसको हाइड्रोजन बोलते हैं प्यार से। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है, एटॉमिक मास लेकिन एक बढ़ जाता है, हम इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और तीसरे वाले को ट्रिटियम ट्रिटियम कहते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार अच्छा पढ़ा तो दिया, अब यूज कहाँ होगा? तो ये यूज ऐसे होता है कि तुमने आज तक शायद ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में गए होगे। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनती है, ठीक है, बिजली बनते हुए ना वहाँ काफ़ी हीटिंग होती है। ठीक है, हीटिंग के लिए अगर मान लो अ, तुम्हारे घर में कहीं हीटिंग होती थी, ठीक है, तो तुम ऐसे सपोज बहुत गर्मी है तो पानी में डुबकी मार लेते हो H2O। ठीक है, लेकिन वो हीटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतनी होती है कि H2O की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ठंडा कर दे। तब ड्यूटेरियम यूज होता है। इसको हार्ड वाटर कहते हैं। इसको वाटर नहीं कहते, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ ड्यूटेरियम यूज होता है। तो दैट मीन्स कि जब भी एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हम उसको आइसोटोप कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन का 1 है, अगर सिर्फ ये हाइड्रोजन देखें, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन जीरो है। ठीक है, जैसे हमने पिछले में कैलकुलेट किया था। डिट्यूरियर में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, क्योंकि यहाँ एक एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन एक, और एटॉमिक मास 3 है, तो दैट मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 3 है, और प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आइसोबार भी कुछ होता है। आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होगा। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का तुम ये वाला देख सकते हो। तो कार्बन ना, अभी तक हमने देखा था कार्बन 6 और 12 वाला देखा था। ठीक है, जो तुम्हारे ये देखो पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है, कार्बन का मास यहाँ 12 है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैंने कार्बन का मास 14 लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कार्बन का भी एक आइसोटोप होता है। ठीक है, कार्बन 14। तो हम क्या देख सकते हैं कि इसमें देखो, इसमें एटॉमिक मास 14 14 दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज एन आइसोबार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है दोनों के, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने पड़ेंगे। तो इसमें जैसे प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन भी 7 होंगे, क्योंकि 14 जो है 7 + 7 होना चाहिए। कार्बन में इसमें प्रोटॉन 6 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने होने पड़ेंगे? 8 होने पड़ेंगे, क्योंकि 8 + 6 14 होता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे काम का क्या है?
तुम्हारे काम की यहाँ ये बात है कि कभी भी जो आइसोटोप होगा, आइसोटोप का मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो कभी भी अगर ऐसा हो, दैट मीन्स कि कभी भी ऐसी दो चीजें हो जिसमें प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन के नंबर सेम हो, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो इसने बोला है केमिकल प्रॉपर्टी इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैज। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, दैट मीन्स कि इसका चार्ज जो है वो जीरो होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल अगर प्रॉपर्टी सेम है कैसे पता चल रहा है? देखो, यहां भी अगर केमिस्ट्री, हमने क्या बोला था? केमिस्ट्री का मतलब था कि किस तरह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ दो ड्यूटेरियम ने एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो दोनों सेम तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी। तुम्हारा अब ये काम है कि तुम्हें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन अपनी कॉपी में लिखना है। ये फर्स्ट होमवर्क है तुम्हारा, और एक कॉपी चेक होंगी। सेकंड तुम्हारा काम है कार्बन 12 एंड कार्बन 14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लिखने हैं। ठीक है, ये तुम्हारा भी आज का ये वाला भी काम है। ओके, अब अगला डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमने पिछले क्लास में ना डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने कहा क्या था? एक मिनट देख लेते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल ने कहा था, अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, कि एक ना बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत भारी होता है। ठीक है, और उसके आसपास जस्ट लाइक अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कहा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। अब क्या है कि इस मॉडल के ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स हम देख लेते हैं। ऐसा होता है कि इसने पहले तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में है। ठीक है, एक चीज तुम्हें अभी तुमने पढ़ी नहीं है लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। वेलोसिटी होती है कि तुम कितना डिस्टेंस कवर करते हो कितने टाइम में। ठीक है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन है मतलब। ठीक है, वापस समझे, वापस समझते हैं कि अगर मान लो, पहली बात तो एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि अगर तुम्हारी ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, और तुम बोलते हो कि इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो स्पीड जो है ना, स्पीड कभी भी डायरेक्शन नहीं बताती। ठीक है, तुम ये नहीं बोलोगे कि देखो गाड़ी नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर जा रही है, नहीं, तुम बोलते हो गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर सेकेंड सिनेरियो लो, अगर हम बोलते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी, ठीक है, गाड़ी की वेलोसिटी, अभी गाड़ी ऐसे जा रही थी 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अगर गाड़ी मान लो बाद में थोड़ा सा टर्न कर गई और गाड़ी ऐसे चलने लग गई 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर पर आवर होगा।
ठीक है। तो वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। जो स्पीड होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्पीड का लेकिन मैग्नीट्यूड जरूर होता है, ये तुम्हें पता है। ये तुमने अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन, वापस साफ पेज पे लिख कर दे देता हूं। ये तुम्हें अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है, तुम्हारे बहुत काम आएगा केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में। वेलोसिटी और सपोज स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी है और स्पीड है, तो एक तो चीज होती है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज होती है इसकी मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स क्या वैल्यू है। तो अगर तुम बोलते हो कि स्पीड किसी चीज की है 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में मैग्नीट्यूड है। लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये तुम्हें टेबल अपनी कॉपी में बनाना ही बनाना है। सेकेंड चीज, मैंने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो क्या तुम्हें एक चीज दिख रही है कि वेलोसिटी दो चीजों से बनी हुई है, एक डायरेक्शन से बनी है, एक मैग्नीट्यूड से बनी है। तो दैट मीन्स कि अगर डायरेक्शन किसी गाड़ी की चेंज होती है तब भी वेलोसिटी में चेंज आया है, अगर गाड़ी तेज या कम स्लो हो गई तब भी वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर किसी भी चीज में, किसी भी गाड़ी में डायरेक्शन या तो चेंज हो जाए, मतलब कि सपोज गाड़ी ऐसे गोल राउंड अबाउट से, यहां से गाड़ी आई और राउंड अबाउट से ऐसे चक्कर काट रही है, तो तुम देख रहे हो कि कॉन्स्टेंटली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। ओके, ये तुम्हें टेबल बना लेना है। और तुम्हें ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेना है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे लेकिन यहाँ काम का है थोड़ा। अच्छा, ये समझ आ गई तुम्हें? अब तुम क्या एक चीज देख सकते हो कि हमारा, तुम बोलोगे कि ये तो हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, फिजिक्स में पढ़ लेते। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, ये बीच में भारी सी चीज होगी इसको न्यूक्लियस कह देंगे, इसके पास जो ऑर्बिट हैं गोल गोल, जैसे सन के अराउंड अर्थ का होता है, एलिप्टिकल होता है वैसे, तो इसने बोला गोल होगा, कि इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। तो क्या तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल चक्कर में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमने क्या बोला किस चीज से बनी है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेलो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो स्पीड का है वो सेम है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर सपोज। लेकिन सिंस वो गोल चक्कर में घूम रहे, जैसे तुम्हारी गाड़ी थी, यहाँ से आ रहे थे, ये राउंड अबाउट था, यहाँ से ऐसे काट के चले गए, तो तुम्हारा देख रहे हो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अब हम क्यों फालतू डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है कि नहीं, अब यहां तुम्हें थोड़ी आगे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मैक्सवेल भाई साहब आए एक नए साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी कि अगर किसी भी पार्टिकल पे चार्ज होगा कोई, ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कोलम,
अगर किसी चार्ज पार्टिकल को तुम एक्सेलरेट कराओगे तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहा कि क्या कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको तुम एक्सेलरेट कराओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी। ठीक है, अब बोलोगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल भी गई तो हम क्या करें। ठीक है, अब क्या है ना कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली तो क्या होता है कि मान लो सपोज तुम्हारी टॉर्च है। ठीक है, अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन जो तुम्हारी लाइट होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो भी होती है। तो तुम्हें क्या एक चीज ऑब्जर्व होती है कि जो तुम्हारी टॉर्च है, तुमने टॉर्च ऑन कर दी। ठीक है, ये टॉर्च थी, तुमने ऑन कर दी और टॉर्च ऑन है, तो दैट मीन्स टॉर्च से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकले जा रही है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ टाइम बाद सेल डेड हो जाएगा। तो सेल डेड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है कि एनर्जी टोटल तो लॉ ऑफ नेचर है ना कि ऑल द एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो टोटल एनर्जी दुनिया में कांस्टेंट है। तो सुना होगा शायद तुमने कि मास कैन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे पास टॉर्च में थी वो तुमने लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके डिसिपेट कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मीन्स एनर्जी एमिट करता रहेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो अपनी पावर लूज करता जाएगा। ठीक है, ये वापस समझ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और वो ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो मैक्सवेल कहता है कि, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो मैक्सवेल कहता है कि मैक्सवेल कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। अगर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे टॉर्च ने निकाली तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे आके कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है ना चलने के लिए, एनर्जी नहीं होगी तो ये जल्दी आके पास घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका ये कहने का मतलब है। तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई अगर ऐसा होता तो 10⁻⁻⁸ में ये जो है 10⁻⁻⁸ में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाएगा। तो दैट मीन्स ये तो गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं था, कि तुम क्यों कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहेगा, वो ऐसे रुका क्यों नहीं हो सकता, कहीं भी खड़ा रहे। तब आती है कि ये तुमने शायद अभी तक देखा ना हो कि जैसे वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल पुल होता है, तुम अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, तुम यहाँ खड़े हो भाई बहुत आराम से। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर तुम इसलिए और ये तुम्हें ये भी पता है पूरे टाइम कि अर्थ घूम रही है, तो अगर अर्थ घूम रही है तो तुम तो ऐसे धक्का देके बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्पेस में, लेकिन अर्थ पे तुम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रुके हुए हो। अब ग्रेविटेशनल पुल जो होता है हम उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये फोर्स कितनी होती है, G m1m2/r²। इसका मतलब ये है, इसमें G कांस्टेंट है, m1 तुम्हारा मास है, m2 अर्थ का मास है, r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये तुम्हारा इतना तुम्हें अट्रैक्ट करके रखा है, अर्थ ने पुल करके रखा है कि तुम, अर्थ अगर बेशक घूमती भी रहे, अर्थ घूमती भी रहे और तुम उस पर खड़े रहो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे थोड़ा सा आगे जाके ऐसे धक्का मार के गिरा नहीं देगा स्पेस में, क्योंकि इसकी वजह से है। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और चार्जेस में भी ऐसा होता है कि अगर मान लो दो कोई चार्ज पड़े हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स कुछ तो होगी। ठीक है, धक्का मुक्की होती है। जैसे हमने वो देखा था कि अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और तुम एक और मैग्नेट पास लाते हो साउथ नॉर्थ वाला, तो ये एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। लेकिन अगर तुम इसी मैग्नेट को दूसरे वाले को उल्टा कर दो और यहाँ साउथ नॉर्थ साउथ कर दो तो ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कुछ तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका होता है Q, Q1, Q2
अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q1 पहले चार्ज का चार्ज अमाउंट है, ठीक है, कूलम में। Q2 दूसरा चार्ज का है कूलम में। आर जो है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो वैसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो ये मैं सब कुछ इसलिए इसलिए बता रहा हूँ कि अगर देखो, अगर तुमने अपने चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लिया, तो ये तो सीधा न्यूक्लियस के पास धक्का, ऐसे न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। तो दैट मीन्स ये तो स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल में कि ये बताता नहीं है कि अच्छा कितने ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब पहले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, कैसे होंगे, ये कोई कुछ नहीं बताता रदरफोर्ड, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, अच्छा अब दूसरी चीज देखते हैं। हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है वो है, लेकिन होता क्या है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल, अभी हमने मैक्सवेल भाई क्या कह के गया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, एक मिनट, अच्छा, मैक्सवेल क्या कह के गया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। तो एमिट करता है तो वो होती कैसी है? तो चार्ज कोई भी पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। हमने बोला था कि इस तरह से होती हैं, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। एक और चीज होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे तुम्हें पता है ना कि सन की जो हमारे पास रेज आती है सन से, ठीक है, हमारी अब ये प्यारी अर्थ, ठीक है, हमारा ये सन, दूर सन है, ठीक है। तो सन की जितनी भी रेज आई, वो रेज जो हैं, तुम्हें पता है कि सन भाई कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, ठीक है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, तो इतना दूर है भाई, और इसके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये सन की रेज ट्रैवल कैसे कर गई? सन की रेज होती है लाइट, ठीक है। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर सन की जो लाइट वाली वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो पूरे वैक्यूम, इसमें वैक्यूम कहते हैं, यहाँ कोई गैस नहीं है, ठीक है, वैक्यूम, यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर वहां से भी होके अर्थ तक पहुंच रही है, दैट मीन्स हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो ना बड़े सारे डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। और हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से और वेव नंबर से। अभी डिस्कस करता हूँ क्या होता है। मान लो, जस्ट समझाने के लिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है। मान लो 1 मीटर की मैंने रस्सी ले ली, ये ना 1 मीटर की रस्सी है, ठीक है, 1 मीटर की रस्सी है। इस पे मैं रस्सी को यहाँ से हाथ से पकड़ा और इसको हिलाने लग गया, ठीक है। तो क्या तुम्हें घर पे भी करके देख लेना, एक साइड रस्सी जैसे बांध दी, दूसरी साइड हाथ से हिलाने लग गए, ठीक है। तो ये रस्सी कुछ ऐसे ऐसे होने लग जाएगी, ठीक है। अब अगर तुम इसको बहुत तेज हिलाओगे, ठीक है, बहुत तेज हिलाओगे, तो क्या होगा? बहुत तेज हिलाए, ये रस्सी ऐसे ऐसे होने लग गई, और छोटा, ठीक है। तो क्या तुम्हें इसमें इसमें क्या देखना है हमें कि
हम इसमें क्या देखना चाहते हैं? अच्छा, वेट। हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि देखो पहले तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे थी, ठीक है। अगर 1 मीटर में थी तो ये जो टॉप से डिस्टेंस है, टॉप से टॉप का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये जो टॉप से टॉप का डिस्टेंस था, ये था 0.5 मीटर और ये था 0.5 मीटर। हमेशा टॉप से टॉप या बॉटम से बॉटम का नापते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने नापा है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, कि टॉप से टॉप का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और हमारे लिमिटेड टाइम में, सपोज 1 सेकेंड में, ये जो टॉप से टॉप का डिस्टेंस था ये हो गई 1 वेव, कि कब तक रिपीट नहीं हो जाती। हम वेव कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा रिपीटिंग पैटर्न में, मतलब अगर मान लो ये वेव है, ठीक है, सपोज ये वेव है, तो क्या तुम एक चीज देख सकते हो, अगर मैं इसको नीचे से नीचे देख लूं, तो ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये इस पैटर्न को मैं सिर्फ ले लूं और इसको मैं ना बार बार कंट्रोल पेस्ट करता रहूं, तो क्या ये वापस ऐसे ही रिपीट होगा? सेम चीज को मैं उठा के यहां रख देता हूं तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा। दैट मीन्स ये पूरी वेव का ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इसी को अगर मैं कॉपी भी करता जाऊं तो मैं पूरी वेव बना लूंगा। तो इसकी जो लेंथ होती है हम उसको वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एक पॉइंट से ऐसे वेव आ रही है, ठीक है। 1 सेकेंड में इस पॉइंट के बाहर कितनी ज्यादा वेव चली जाती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और देता हूँ। क्या है कि अगर सपोज तुम इस पे ध्यान दो, तुम्हारी रस्सी है, ठीक है, और तुमने इसको हिलाना शुरू किया। पहले धीरे से हिला रहे थे, धीरे से हिला रहे थे तो कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, बहुत धीरे से हिला रहे थे। फिर तुमने इसको बहुत तेज हिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, तेज 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 बहुत तेजी से हिला रहे हो अब इसे, तो अब तुम्हारी कैसी बन जाएगी ये? ठीक है, ऐसी कुछ बन गई, ठीक है, क्योंकि तेजी से हिला रहे थे। तो इसमें क्या तुम एक चीज देख सकते हो कि इस पॉइंट के अक्रॉस 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में पहली वाली जो वेव है, रेड वाली, उसमें अभी तक ये वेव कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसमें एक तो है, ये देखो, एक टॉप से दूसरा टॉप हम देख सकते हैं, ठीक है। ये रेड वाली वेव है तुम्हारी, एक टॉप से दूसरे टॉप तक एक वेव लेंथ होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी तक 1 सेकेंड में यहाँ से कुछ गई होगी। लेकिन तुम अगर अपनी ब्लैक वाली देखो तो उसी 1 सेकेंड में यहाँ कितनी निकल गई होंगी? 2 3 4। 2 3 4 कैसे कह रहा हूं मैं? ये देखो, 1 2 3 4, उतने ही सेम टाइम में इतनी निकल गई। तो 1 सेकेंड में ये ज्यादा बार निकली है, कम बार निकली है, तो हम कह देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। होप ये तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा, ज्यादा समझने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वो जो वेवलेंथ है कितनी बार क्रॉस कर जाती है। वेवलेंथ क्या होता है कि या तो ऊपर वाला साइड उसको हमने ट्रफ और उसको पीक कहते हैं, वो पीक कितनी कितनी डिस्टेंस है दो पीक्स के बीच में, तो कितना डिस्टेंस है दो पीक्स के बीच में, कैसे देखेंगे? तुम्हारी ये वेव है, दो पीक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है कि वही, अगर मैंने 1 मीटर में कितनी बार कवर हो जाती है, ठीक है, सपोज ऐसी है, इसका अगर सपोज डिस्टेंस 0.5 है, तो हमारा वेव नंबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 0.5
मीटर का अगर इसका वेवलेंथ है, दैट मीन्स 1 मीटर में 2 बार वेवलेंथ आ सकती है, तो उसको हम वेव नंबर कहते हैं। ठीक है? इसकी डेफिनेशंस मैं तुम्हें अभी नोट्स दूंगा, उससे लिख लेना। ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ? देखो, जितना भी दुनिया में कितनी भी रेस जाती हैं, कुछ भी आता है, तो वो ना उसकी फ्रीक्वेंसी से ही डिफाइन होता है। ठीक है? यहाँ तुम एक चीज देखो, ये जो है, ये है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। इसको न्यू कहते हैं, वेरिएबल। ये जो लैम्डा है, मीटर में दिख रहा है तुम्हें, मीटर में, ये इसके वेवलेंथ है। ठीक है? जो हमने देखी थी, वेव के बीच में डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है। हर्ट्स का जो टोटल, सही में हर्ट्स तो लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? 1/सेकेंड। इसको हर्ट्स कहते हैं, 1/सेकेंड को। तो दुनिया में जितनी भी वेव्स है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है? जो तुम्हारा माइक्रोवेव यूज होता है घर पे, ठीक है, तो माइक्रोवेव तुमने कभी ध्यान नहीं दिया शायद, लेकिन माइक्रोवेव जो है ये रहा। ठीक है? तो इसकी वेव्स कहाँ से कहाँ तक है? 10 की पावर 11 से लेके, ये 10 की पावर 11 से लेके, क्या तुम यहाँ देख सकते हो, 10 की पावर 9 तक। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक है। ओके? तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये नीचे वाली वेवलेंथ है। हमें जो आंखों से इतनी, जो हमें लाइट दिखती है, जो सन से लाइट आती है, तो क्या सन से जो लाइट आती है वो जो हमें दिखती है वही होती है? ऐसा नहीं होता। सन से ना बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन आती है। हमें जो दिखता है वो सिर्फ इतना सा पार्ट है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यूनिवर्स में कितना कुछ है, जो हमें सन से दिखती है वो इतना सा है। ठीक है? इसमें समझने वाली बात ये है कि जो भी तुम्हें कलर दिखता है ना वेव का, ठीक है, जो भी कलर दिखता है, रेड दिखता है, वॉयलेट दिखता है, ब्लू दिखता है, येलो दिखता है, दैट इज नथिंग बट, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है उनकी। इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो कलर बनता है। ठीक है? तो ये जो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम लिखा है, ये जो सन से तुम्हें एकदम पूरी वाइट की तरह लाइट दिखती है, सन की जो वाइट लाइट होती है, एक्चुअली उसमें इन सब सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होती है कि ना, वेट, हाँ, एक एप्लीकेशन ये है कि हमें ना एक चीज पता चली है एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट को, कि ना रेड जो है, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है? कलर्स में तुम यहाँ देख भी सकते हो कि रेड की देखो यहाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, 750। ठीक है? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, 400। ये नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर्स। नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9। हमने कैलकुलेशन करी थी ना कि 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 की पावर 2। 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 की पावर -1। वैसे ही जो रेड की वेवलेंथ है वो 750 × 10 की पावर-9 मीटर्स है। सोचो कितनी कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। तो एक नेचर में फिनोमिना होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी ना, वो किसी दूसरे मीडियम में जाके उतना कम बेंड करेगा। ठीक है? उतना कम बेंड करेगा। तो हमेशा क्या होता है कि सपोज ये तुम्हारा पानी है, ठीक है, समुंदर का सरफेस है। ठीक है? सपोज ये तुम्हारा समुंदर है, तो यहाँ से तुम्हारी, सपोज सन से लाइट आई। ठीक है? सन से लाइट इस एंगल पे आ रही है, तो जब यहाँ क्या है, एयर का मीडियम है, यहाँ वाटर का मीडियम है, तो जब मीडियम चेंज होता है तो ना बेंड हो जाती हैं चीज़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी आ रही होती है, मीडियम चेंज होगा तो थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाता है। ठीक है? थोड़ा सा बस ये आइडिया रखना है क्यों होता है बेंड, अभी बताता हूँ।
इसका तुम्हारे को क्या फायदा है? तो ना हमें ये पता है कि जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली चीज होती है, जो रेड लाइट है सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, तो वो ना सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है। और जो वायलेंट है, वायलेट है, वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होती है, तो वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है। तो हम क्या किया, यहाँ देखो, ये हमने लाइट भेजी यहाँ से, ठीक है, ये सामने प्रिज्म रखा। ये शायद तुम्हारे काफी लोगों के घर पे भी होगा, इसको पेपर वेट की तरह रख लेते हैं, इसके नीचे पेपर रख देते हैं, ठीक है। अगर देखोगे कि यहाँ से लाइट डाली तो यहाँ ना सारे कलर अलग होके निकलेंगे, हमेशा होता है। रेनबो में भी ऐसे ही होता है। तो क्या तुम देख रहे हो, यहाँ से व्हाइट लाइट आई सन की, सबसे कम डिफ्लेक्ट हुई रेड कलर, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ वायलेट कलर, ठीक है। इसका काम कहाँ आता है? तुमने देख कभी सोचा कि जो तुम्हारी ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें रुकने के लिए, जब तुम्हें, जो तुम्हारी ट्रैफिक लाइट है उसमें एक रेड होगा, ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे तुम्हारा ग्रीन होता है, ठीक है, बीच में ऑरेंज या येलो होता है, ठीक है। तो ये रेड वाला कलर ही क्यों चुना स्टॉप होने के लिए? कि अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी आ रही है बहुत दूर से बहुत स्पीड में, ठीक है, तो रेड ही इकलौती ऐसी लाइट है जो तुम्हें रोड के दूर तक दिख सकती है। अगर रेड की जगह यहाँ वॉयलेट लगा देते और मान लो फॉग हो गई या कुछ हुआ, तो रेड की जगह अगर वॉयलेट लगाएंगे तो वो लाइट दिखेगी नहीं, वो बेंड हो जाएगी सबसे ज़्यादा। रेड की लाइट बेंड नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ लेंगे। तो मैं तुम्हें एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसको तुम्हें जहाँ तक तुम्हें लगता है कि हमने कवर कर लिया है, तो वहाँ तक तुम नोट डाउन कर लेना। और बुक में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं यहाँ तक, यहाँ तक तुम्हारी बुक पढ़ लेनी चाहिए तुम्हें। 2.3.1, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, 2.3.1 तक बुक पढ़नी है, वहां तक जितने एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं, ठीक है। और जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, जहां तक हमने कर लिए वहां तक कॉपी बनानी है, ठीक है। चलो, थैंक यू।